नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और तालिबान के बारे में। खबर आ रही है कि 19 अक्टूबर को हुई जो सीज फायर है वो वापस से रिज्यूम कर दी गई है और हाल ही में ताजा हमला किया गया है यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा एक दूसरे पर। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। आप सभी को पता होगा कि इस समय पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट वॉर में है, रशिया यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उधर पाकिस्तान वापस से जलना शुरू हो गया है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो युद्ध है ये कब से शुरू हुआ और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या हो जाता है, क्यों यहाँ पर जो अफगानिस्तानी सरकार है और जो पाकिस्तान सरकार है वो आपस में लड़ रही है। तो ये आपकी हालिया खबर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 27 मार्च 2026 आपको टाइमलाइन दिख रही होगी, दैट पाकिस्तान रिज्यूम अटैक्स इन द अफगानिस्तान आफ्टर टेम्परेरी हाल्ट। तो ये हाल्ट किस लिए किया गया था, तो आपको याद ही होगा कि रमजान चल रहे थे, ईद आने वाली थी और इसी ईद के मौके पर ये टेम्परेरी यहाँ पर सुलह हुई थी कि भाई एक भी हमला नहीं होगा इस दौरान जब तक ईद मनाई जाएगी। और जैसे ही हम देखते हैं कि ईद खत्म होती है दोबारा से यहाँ पर जो त्योहार के बाद है हमला कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रीफिंग हुई थी इस्लामाबाद में, सामूहिक ब्रीफिंग के बाद यहाँ पर कहा गया, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो जाते हैं पाकिस्तान के, इनका नाम है ताहिर अंद्राबी। अंद्राबी ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग करी और बोला कि देखो हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने बोला कि हम तब तक हमले करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और इनका लक्ष्य क्या हो जाता है, तो ये कहते हैं कि भैया जो टीटीपी है, टीटीपी को ये बोलते हैं कि आपने पनाह दे रखी है अफगानिस्तान के, तो इस जब तक हम इस टीटीपी को समाप्त नहीं करेंगे, टीटीपी की जड़ से उखाड़ करके फेंक नहीं देंगे, तब तक हम हमले करते रहेंगे अफगानिस्तान पर। चलिए एक बार हम टीटीपी की बात करें, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो विवाद है इसकी टाइमलाइन क्या क्या रही है और कब से इसकी शुरुआत हुई है और ये कितनी पुरानी हिस्ट्री हो जाती है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो विवाद है ये ब्रिटिश काल से शुरू हुआ और तब तो पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। हमारा लड़का इतना बड़ा थोड़ी ना है भाई। तो जो शुरुआत है वो कहाँ से है, ब्रिटिश काल से। लेकिन हम बात करेंगे जब जो अफगानिस्तान है उसको जो तालिबानी सरकार हमारी कैप्चर कर लेती है 2021 से, तो 2021 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये पूरा माहौल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल हिस्ट्री समझे तो वो हमारी कब की है, 132 साल पुरानी हिस्ट्री हो जाती है डूरंड लाइन विवाद को लेकर, क्योंकि ये विवाद था ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच का, ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत से अलग होता है पाकिस्तान 1947 में और तब ये जो विवाद बनता है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो जाता है। चलिए अब आपको ये लाइन जरूर दिखाई दे रही होगी, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये डूरंड लाइन है। ये कब बनाई गई थी, जब हमारा ब्रिटिश भारत था, समझौता हुआ था ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब देखिए कब हुआ था भैया, तो 1893 में ये समझौता हुआ। अब यहाँ पर ये इलाका आप जरूर एक बार याद रखिएगा जिस इलाके की मैं बात कर रही हूँ, ये जो पेशावर वाला इलाका है ना, यहाँ पर आपके अफगान पख्तून जो समुदाय है वो निवास करता है। इसमें इस लाइन में आपका बलूचिस्तान का भी आधा पार्ट आता है, खैबर पख्तून का भी आता है और पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं यहाँ से होकर के गुजरता है। अब इनका कहना है अफगानिस्तान का कि भैया ये जो लोग है ना खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे लोग हैं, लेकिन ये जो लाइन है वो गलत खींची गई और हमारे लोगों को आपस में ही बांट दिया गया है। उनमें असंतोष है, आप उनका ध्यान नहीं देते और जो लाइन है वो ये ना हो करके ये लाइन है, ठीक है। तो अफगानिस्तान कहता है कि भैया हम नहीं मानते हैं इस डूरंड लाइन को। तो जब से वहां पर आपकी तालिबानी सरकार आई थी तब से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो समझौता है ये गलत है और हम इस डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। हमारे लिए जो लाइन है वो यहां से होकर के गुजरती है डूरंड लाइन, ना कि यहां से गुजरती है, जिसमें हमारे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखिए तो तालिबान तो इस लाइन को मानता नहीं था, तो 2021 में आ गया अफगानिस्तान में तालिबान। जैसे ही 2021 में तालिबान आता है, इसने अपने बॉर्डर को रीशेप किया और नया मैप जारी कर दिया। नए मैप में इन्होंने क्या दिखाया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का कुछ पार्ट ये अपने क्षेत्र में दिखाया। अब जैसे ही ये नया मैप जारी करते हैं तो पाकिस्तान को आग तो लगेगी ही भाई कि तुमने हमारे बॉर्डर क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में क्यों दिखा लिया। तो मार्च 2024 में पाकिस्तान क्या करता है, फर्स्ट यहां पर स्ट्राइक करता है इनसाइड द अफगानिस्तान, ठीक है। और ये नाम लगाते हैं कि भैया आप आतंक फैला रहे हो। सबसे बड़ी और हंसी की बात इसमें ये है कि ये कहते हैं कि अफगानिस्तान आतंक फैलाता है, अफगानिस्तान यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको पनाह देता है। और सभी को इतिहास पता है कि जो अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है या फिर अदर क्षेत्र हैं, कहाँ पर कितना आतंक फैलाया जाता है और कौन कौन से देश इसको पनाह देते हैं। 2024
मार्च में चीजें होती हैं। इसके बाद 16 से 19 मार्च में शायद हो जाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इरप्शन होता है बॉर्डर में, अगेन एक दूसरे की लड़ाइयाँ होती है, दोनों बॉर्डर में कई सारे लोग मारे जाते हैं। 12 अगस्त 2024 यहाँ पर आप देखोगे तो तोरखाम क्लैश किल्स अफगान सिविलियंस, क्रॉसिंग टेम्परेरी क्लोज, यहाँ पर बंद कर दी गई थी, बॉर्डर पूरी तरीके से क्लोज हो गया था, क्रॉसिंग भी पूरी तरीके से बंद की। इसके बाद पूरा आ जाता है 2025 जो अभी तक चला आ रहा था, 2026 में नई सी चीजें उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर भी एक्सलेशन एक्सचेंज देखने को मिलता है, सीज फायर होता है, सिविलियन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किया जाता है कि आप हमारे सैनिक दोगे, सिविलियंस को बॉर्डर लाइन से हटाया जाता है कि भैया यहाँ पर नहीं रहना है। और इसके बाद 13 से 15 अक्टूबर 2025 इज द टाइम जहां पर पाकिस्तान काबुल और जो कांधार है वहां पर तालिबान लॉन्च ग्राउंड ऑफेंसिव जो स्ट्राइक्स है वो करता है। इसके बाद 5 से 7 दिसंबर अगर हम बात करें तो स्पिन बोलका एंड चमना एक्सचेंज लीव सिविलियंस डेड, यहाँ पर जो सिविलियंस डेड हुए थे एक दूसरे के, उनकी बॉडी को एक्सचेंज किया जाता है, जो आपके सैनिक मारे गए थे उनकी बॉडी को एक्सचेंज किया जाता है। और इस तरीके से खबर निकल करके आती है हमारी 13 अक्टूबर 2025 को। अच्छा, ये टाइमलाइन क्यों जरूरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3 से 15 अक्टूबर एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो 13 अक्टूबर। आपको याद हो तो 12 अक्टूबर को जो मुत्तकी हैं, जिनको ये बोला जाता है कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया विजिट करते हैं, वो आए थे 12 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को पाकिस्तान हमला कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर। उसके बाद देखोगे 16 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया में सर्कुलेट होने लगती है कि भैया, और पाकिस्तान ये दावा करता है कि भाई ये जो हम हमले हो रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ जरूर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी स्पेशली टाइमलाइन मेंशन करी है 13 अक्टूबर की। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूज लाइव अपडेट्स दैट पाक क्लेम्स 200 तालिबान फाइटर्स किल्ड, बॉर्डर टेंशन एस्केलेट। और यहाँ पर ये कहते हैं कि हमने 200 जो इनके फाइटर्स हैं उनको मार गिराया है, और जो इसके बाद यहाँ पर सिचुएशन होती है वो और भी ज्यादा टेंस दिखाई देती है। समझते हैं अक्टूबर 2025 में जो हिंसक झड़प हुई थी, तो दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की जो राजधानी थी यहाँ पर काबुल पर तारीके जो तालिबान है पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे, ठीक है। और तालिबान का कहना था कि हमले पाकिस्तान ने किए हैं, कि ये जो हमले हैं वो पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं, और इसके जवाब में अब हम आपके ऊपर जमीनी हमले करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो कि इनके जो पीएम हैं शहबाज कहते हैं कि जो अफगानिस्तान है, जो तालिबान है और जो टीटीपी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ नेक्सस चला रहे हैं और हमें ये घेरना चाहते हैं, हमारे लोगों को ये मारना चाहते हैं। और इसी बीच जब ये हमला करते हैं ना 13 तारीख को, तो इसके बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ करके एक इमेज यहाँ पर दिखाता है। पहले मैं बता दूं कि ये वेरीफाइड इमेज नहीं है, लेकिन ये अफगानिस्तान की तरफ से आई थी कि उन्होंने उनके सैनिकों को पकड़ा है और इस तरीके से बंदी बना करके रखा है। बट अगेन दिस इज नॉट वेरीफाइड इमेजेस। जो यहाँ पर अफगानिस्तान ने शेयर करी थी वही इमेज मैंने यहाँ पर आपकी लगा दी है ताकि आपको पता रहे, बट इसको बहुत सही से वेरीफाई नहीं किया गया है, पाकिस्तान ने अपनी साइड से भी वेरीफाई नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट वेरीफाइड मेंशन रखा है ना। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो मेम बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो खिल्ली उड़ी ही है इंटरनेशनली। तो यहाँ पर एक पठान भाई है जो कि अफगानिस्तान के हैं, वो ट्वीट करके यहाँ पर लिखते हैं दैट तालिबान हैव फ्रीड The Pakistani soldiers from the IMF loans and now they are in Afghanistan। मतलब एक चुटकी लेते हुए कहा जाता है कि भैया अब तो तुम क्या हो, फ्री हो गए हो, क्योंकि तुमने IMF से इतना ज्यादा लोन ले रखा था, तो अब हमने फ्री कर दिया, अफगानिस्तान ने आपको फ्री कर दिया है, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा लोन था, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप रहिए अफगानिस्तान में और मजे करिए। इसके बाद आप देखोगे तालिबान ब्लेम करता है, यहाँ पर क्या ब्लेम करता है कि जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि 12 तारीख को विजिट करते हैं, 13 को ये हमला कर देते हैं, और इसके बाद हमारी ये खबर आ जाती है, खबर में जहां पे ये कहते हैं कि भाई ये जो तालिबान है जो हमारे ऊपर हमला करता है, तो पाकिस्तान कहता है इसमें पूरी तरीके से इंडिया का सपोर्ट है पीछे से, और इंडिया के द्वारा हमारे यहाँ पर ये करा जा रहा है। और इसके बाद आप देखोगे कि जब ये इस तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं कि भाई इंडिया ने ये सारे काम किए, इनको हर एक चीज में इंडिया को घुसाना होता है, बिकॉज दे नो दैट कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो इंटरनेशनली तो यहाँ पर चीजें होंगी ही होंगी। अब जब मामला बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके बाद 19 तारीख आती है हमारी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी सीज फायर किया गया था, उसमें टर्की इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दोहा इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, और इसके बाद इनकी पीस टॉक करवाई जाती है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है, और ये कब की खबर है, 19 को, जब युद्ध आगे बढ़ करके 19 तारीख को फाइनली दोहा में क्या होता है, इमीडिएट
सीज फायर लागू कर दिया जाता है। लेकिन बीच में हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई ये कहाँ रुकने वाले हैं, खुद युद्ध में फंसे हैं, खुद जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी पुरानी आदत कभी नहीं गई। इन्होंने यहाँ पर भी यही कहा, जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बोला था ना, तो इन्होंने यहाँ पर तुरंत ट्वीट करके कहा कि हमने 8वां युद्ध रुकवा दिया दुनिया का, तुम्हें पता है, और इसलिए हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मतलब आप ओडेसिटी देखिए बंदे की नोबेल प्राइज के लिए, और ओडेसिटी देखिए कि भैया मैं तो पीस मेकर हूं और मैंने दोबारा से यहाँ पे क्या किया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्लैश था उसको रुकवा दिया है और क्रेडिट लेने चले आते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि टाइमलाइन जरूर याद रखना, डेट जरूर याद रखना। ये शुरुआत हुई 9 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर को मुत्तकी जी इंडिया में आए थे और एस जयशंकर प्रसाद जी से इन्होंने मुलाकात करी थी। और कब आए थे, जब युद्ध चल रहा था, बिटवीन दी क्लैश वो इंडिया में आते हैं, और इसलिए पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका रुख होता है इंडिया की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ कि भैया अब क्या बातचीत होगी। फाइनली आते हैं, मीटिंग कंडक्ट करी जाती है, और इसी बीच आपको याद हो गया इंडिया ने बहुत सारे जो पैक्ट हैं साइन किए थे, इनको एम्बुलेंस दी थी, दवाइयां दी थी, और बोला था हम आपके साथ मिलकर के बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में करेंगे। इंडिया ने ये भी कहा था कि हम दोबारा से अफगानिस्तान में दूतावास अपने ओपन करने के लिए रेडी हैं, और बहुत सारी चीजों पर इंडिया और जो अफगानिस्तान है उसकी बातचीत हुई थी। हालांकि हम डायरेक्टली जो तालिबानी सरकार है उसको ये नहीं कहते कि हम आपको एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड हम उसका सपोर्ट करते हैं और उसको जो भी नीड्स होती है, चाहे वो खाद्यान्न से संबंधित हो, चाहे दवाइयों से संबंधित हो, वो हम देते जरूर हैं। तो जब ये 12 तारीख को विजिट करते हैं, 13 तारीख को पाकिस्तान हमला कर देता है, और 16 तारीख को अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ख्वाजा आसिफ हैं, ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है और इंडिया इसमें मिला हुआ है, और इंडिया की वजह से हमारे पाकिस्तान में अशांति फैली हुई है। जैसे ही ये स्टेटमेंट देते हैं ना, वैसे ही हमारी तरफ से इस बार रिप्लाई भी जाता है, और हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, हम उसी दिन रिप्लाई करते हैं। ये मॉर्निंग में बोलते हैं, हम इवनिंग में रिप्लाई करते हैं कि भैया देखो तुम्हारी तो ये पुरानी आदत है कहने की, तुम जब देखो तब इंडिया की तरफ आ जाते हो, अपनी धरती पर शांति नहीं ला पा रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर हमेशा आतंकवाद फैलता रहता है, तुम दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते रहते हो, तुम बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ पर अशांति कोई दूसरा देश फैला रहा है, जबकि तुम खुद दूसरे देशों में अशांति फैलाने वाले हो। और इसी बीच पीएम मोदी कहते हैं कि आप जो भी चीजें कर रहे हो या जो भी बातें कह रहे हो उसकी हमारी पूरी तरीके से नजर है, और हम आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर जरूर रख रहे हैं। इस बार आ जाते हैं अब 2026, ये जो दोबारा से शुरू हुआ है मामला, क्या हुआ 2026 में, तो आपको याद होगा एक सुसाइड बॉम्ब मॉस्को में हुए थे जिसमें 31 लोग मारे गए। कहा जा रहा था कि भैया ये खुद ही पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मरवाया है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्लेम डालते हैं, कहते हैं कि भैया ये अफगानिस्तान ने हमारे यहाँ पर हमला किया है और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट लेता है यहाँ पर। और 16 फरवरी को पाकिस्तान के बाजौर में विस्फोट होता है दोबारा से, जहां पर 11 सैनिक मरते हैं और एक बच्ची की मौत हो जाती है। अगेन 16 फरवरी जिसकी मैं बातचीत कर रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान कहता है कि भैया हमने 70 टेररिस्ट इसके बदले में मारे हैं। इन्होंने जो हमारे यहाँ पर मॉस्को में हमला किया था उसके बदले में हमने 70 टेररिस्टों को मार गिराया है, और मार गिरा करके हम इसके जवाब में 26 फरवरी को पाकिस्तान पर फिर से अफगानिस्तान हमला कर देता है। और इसके बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सही समय पर हम कड़ा जवाब देंगे। और अब बात आ जाती है किस पर, तो आप देखोगे ये कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हारा जो पीसीएल मैच है वो नहीं होने देंगे। और इसी बीच पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक है वो कहां पर हुई, तो एयर स्ट्राइक कर देते हैं काबुल पर, लगमान पर, नंगरहार पर, पख्तिया, खोता, पत्तिका, कांधार पर ये हमला करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं। जब ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसका बहुत सारा आप देखोगे कि जो क्षेत्र है वो तबाह होता है। और इसके बाद ये युद्ध 26 फरवरी तक खिंचा चला आता है, जहां पर मैंने आपको बताया कि ओपन वॉर, ये कहते थे कि भैया हमने अब अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर जो है वो छेड़ दिया है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक टीटीपी खत्म नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो, क्योंकि इन्होंने तो हमले किए थे, तो हमले में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो अफगानिस्तान इनके जो, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो अफगानिस्तान भी एयर स्ट्राइक करता है। और अफगानिस्तान जो एयर स्ट्राइक करता है वो नूर खान एयरबेस का नाम जरूर याद रखना, बलूचिस्तान की क्वेटा में करता है। 12वीं कोर का इनका जो मुख्यालय था वहां पर। अफगानिस्तान फिर से अटैक करता है खैबर पख्तूनख्वा का जो मोहम्मद क्षेत्र है वहां पर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जो आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने भी जो नूर खान एयरबेस है ना इसको निशाना बनाया था। हमने मुरीद, चुनिया, रफीकुई, रहम राग खान, ये बहुत सारी जो एयरबेस है इनको हमने निशाना बनाते हुए इन पर एयर स्ट्राइक करी थी। तो अब एक तरफ जैसे इंडिया एयर स्ट्राइक करता है, तो ये थी एयर स्ट्राइक के पहले जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी नूर खान एयरबेस पर, तो ये हमारा टारगेट एरिया था। उसके बाद हमने इस तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया था। इंडिया का टारगेट एकदम सही जगह लगा जा करके। इसके बाद खबर आती है कि भैया जो पाकिस्तान है अपना नूर खान
एयरबेस रिपेयर करवा रहा है। जब तक ये इसको रिपेयर कराते हैं तब तक होता ये कि अफगानिस्तान इनके नूर खान एयरबेस पर हमला कर देता है। यानी कि एक पहले इन्होंने अपना रिपेयर कराया, जब तक रिपेयर हुआ तब तक अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये स्थिति चल रही है पाकिस्तान की, ठीक है, जो अपने ही क्षेत्र में शांति नहीं ला पा रहा है। और उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो सबसे घटिया हरकत है वो पाकिस्तान के द्वारा की जाती है कि वो अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमला कर देता है। रिहैब सेंटर था जहां पर मरीज बेचारे रह रहे थे और 100 से ज्यादा मरीज मारे जाते हैं। और अफगानिस्तान का कहना था कि ये तो 100 कम संख्या है, इससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ के मारे गए हैं। क्योंकि एक इनह्यूमन घटना है जो पाकिस्तान करता है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि वो अस्पताल पर इस तरीके से हमला कर रहा है जहां पर मरीज हैं बेचारे। अफगानिस्तान यूएन से मांग करता है कि भाई ये जो हमारे यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है ना, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई देश कैसे कर सकता है, इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है, इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है कि वो किसी अस्पताल पर हमला कर दे जा करके। तो ये इन्होंने रिसेंट जो अस्पताल पर हमला किया है, इसके बाद अफगानिस्तान सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और अफगानिस्तान का कहना, जो तालिबानी सरकार है, कि भाई इसका बदला तो हम आपसे लेंगे और बदले में हम आपका जो स्टेडियम है उसको उड़ा देंगे। जो पीएसएल मैच हो रहे आप करवा रहे हो ना, तो आपने हमारे यहाँ के मासूमों की जान ली है, हम आपके यहाँ के मासूमों की जान लेंगे। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने एक नई गाइडलाइन शुरू करी। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भैया अब देखो कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी हो जाती है यहाँ पे। अब बांग्लादेश के मुद्दे पर इन्होंने बोल दिया था कि भैया हाँ सेफ्टी कंसर्न नहीं है, इसलिए बांग्लादेश के जो खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं। और अब आपके यहाँ पर जो आपके खिलाड़ी हैं उनको आप सेफ नहीं रख पा रहे हो। आपने स्टेडियम में कह दिया है कि दर्शक मैच देखने नहीं आएंगे, खाली बस जो खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे। मतलब खिलाड़ियों की जान जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए खिलाड़ी आपके खेल रहे हो, उस टाइम हमला कर दिया जाए तो फिर उनकी भी तो डेथ हो जाएगी। तो इन्होंने मैच रद्द नहीं किया, इन्होंने बस दर्शकों को आने की मनाही दे दी कि खाली स्टेडियम में ये खेलेंगे। तो ये है इनके सॉल्यूशन। और इनके सॉल्यूशन जो इस तरीके के हैं, जो अपने यहां पर ही सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, ये अब कहने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि भैया हम आपके यहां पर शांति करवाएंगे, हम यूएस के साथ सीज फायर करवाएंगे। किसका? ईरान का। ये है इनका ट्वीट जो इन्होंने ट्वीट किया था कि वी आर रेडी फॉर द सीज फायर, फुली सपोर्ट ऑनगोइंग एफर्ट्स। और हम चाहते हैं कि हम आपके मिडिल ईस्ट में क्या करवाएं? सीज फायर करवाएं। और उससे भी बड़ी चीज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसको रीट्वीट कर देते हैं। मतलब बात भी ये किसकी सुन रहे हैं, ये तुरंत रीट्वीट करते हैं कि हाँ हाँ भाई हाँ आप करवा सकते हैं युद्ध, हम इसको चलो अभी क्या करते हैं, रीट्वीट करते हैं। इसके बाद देखिए ये बड़ी बड़ी बातें इनकी, शहबाज शरीफ की, द स्पोक विद माय डियर ब्रदर हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान टू कन्वे वाम ईद उल फितर। और इस तरीके से जैसे शुरुआत से इनकी आदत रही है, अब मैं शब्द नहीं यूज करना चाहूंगी चाटने की, तो वैसे ही इन्होंने शुरू कर दिया दोबारा से कि भैया हम ये काम कर सकते हैं। चलिए खैर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अभी वो हमले कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ क्षेत्रों को जरूर याद रखना है। एक तो आप कुवैत याद रखना, ठीक है, ईरान आपको पता ही है, कतर याद रखिएगा, ठीक है, टर्की जरूर याद रखिएगा, और इसके बाद पाकिस्तान को याद रखिएगा। अब ये वो क्षेत्र हैं जहां जहां पर हमले किए गए हैं। अब ये शांति कैसे करवाएंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि इनके शांति करवाने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है। जो अपने यहाँ पर अपने युद्ध नहीं शांत करवा पा रहा है, वो इंटरनेशनली कह रहा है कि हम भैया युद्ध शांत करवाएंगे। चलो बात करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है। मुस्लिम मेजॉरिटी की बात करें अगर पाकिस्तान, ओमान, कतर और टर्की में, तो भैया मुस्लिम मेजॉरिटी इज अ कॉमन फैक्टर कि ये मुस्लिम देश हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें तो देयर इज ओनली वन कंट्री विच इज पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, बाकी तीनों कंट्री के पास नहीं है। इसके बाद यूएस एलाई सब हो जाते हैं, तो भैया ये कॉमन चीज है। आगे आते हैं ईरान के साथ टाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ पाकिस्तान और ओमान के टाइज हो जाते हैं। कतर पर भी वो हमला कर रहा है, टर्की पर भी उसने हमला कर रखा है। तो इन दोनों के साथ उनके कोई भी क्या है, टाइज नहीं है ना। अगर हम सऊदी डिफेंस पैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने कर रखा है, ना ही ओमान का है, ना ही कतर का है, और ना ही यहाँ पर टर्की का हो जाता है। और इसके बाद हम बात करें कंडेम्ड ऑल साइड, तो ओनली द पाकिस्तान जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी ना ओमान है, ना कतर है, ना ही यहाँ पर टर्की हो जाता है। और टर्की आप सभी को पता है कि नाटो नेशन हो जाता है, तो वैसे भी यहाँ पर दिक्कत है। और इसके बाद कतर पर तो उसने हमले किए ही हैं। अब सबसे बड़ी बात कि सऊदी पर भी वो हमला कर रहा है, ठीक है। आपने सऊदी के साथ क्या किया था, हाल ही में एक रक्षा पैक्ट साइन किया था, ठीक। तो जब ईरान सऊदी के साथ हमला कर रहा है और सऊदी पर जब हमला हुआ तब पाकिस्तान नहीं आता है। कुछ ही दिन पहले ये रक्षा पैक्ट साइन करके गए हैं, लेकिन जब सऊदी पर हमला होता है तभी नहीं आते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो दिस इज द सिचुएशन। और जब ईरान हमला कर रहा था तो आप उसे मना भी नहीं करते हैं, तो ये हमला आपको अपने ऊपर भी लेना चाहिए था। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हैं, देन हाउ यू कुड बी द पीस मेकर बिटवीन दीज कंट्रीज? दिस इज द मेन क्वेश्चन कि क्या आप ऐसा कर सकते हो?
एक तरफ आप सऊदी के साथ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ईरान ने आपके ऊपर हमला किया है, वो भी हम सही मानते हैं। तो ये कैसी आपकी पीस मेकर स्ट्रैटेजी हो जाती है। अब बात ये आती है कि जो इस तरीके से इन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में हम पीस स्टैब्लिश करेंगे, वहां पर इंडिया का क्या रुख हो जाता है और इंडिया ने क्या बोला है। इंडिया ने बोला है कि भाई, जब इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर होती है कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि हम पीस मेकिंग का काम करेंगे और इंडिया क्यों चुप बैठा है, क्या इंडिया शांति नहीं करवा सकता है। तो इंडिया में एस जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं। उनका कहना है भाई, इसी अंदाज में रहते हैं भाई। इनका कहना है कि वी आर नॉट द ब्रोकर। इंडिया दलाल नहीं है जो किसी देश के बीच में जाकर के शांति करवाएगा। हम दलाल नहीं है भाई, हम नहीं जाते शांति कराने। जो दलाल है वो ये काम करे जाकर के, और इसके बाद 100 सुनार के एक लोहार वाला काम है ना, वो यहाँ पर एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। उन्होंने बोला वी आर नॉट दलाल। और यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे पहले भी इन्होंने चाटुकारिता करी है यूएस की। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद ये गए थे कि भैया आप अपने एयरबेस यहाँ पर बनाओ आकर के, हम आपके साथ मिलकर के क्या करेंगे, जो आरईरीज हैं उसका अन्वेषण करेंगे। तो ये यूएस को हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं। सो लेट्स सी अब ये क्या वॉर एंड करवा पाएंगे या फिर ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। और बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने तो कह ही दिया है कि भाई हम तो आपके चाटुकार नहीं हो जाते हैं, आपको जो करना है वो करिए जाकर के, बिकॉज इंडिया अपना पहले नेशन फर्स्ट पॉलिसी देखेगा। हमें प्रॉपर, ईरान ने बोला दोस्त देश हैं, तुम्हारे जहाज जा सकते, तो हमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो हो रहा है उन्हें तो बात खत्म, हम देखते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।